हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग अपने इस यूट्यूब पे क्या करेंगे कि ये अपने प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स के अंदर अपना 65 डे बच गया है। तो हम लोग इस पे रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन अभी क्या है कि जितने भी यूट्यूब चैनल है वो, या फिर जितने भी कोचिंग इंडस्ट्री है, सब लोग बीरा उठा चुके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करवाएंगे रिवीजन करवाएंगे। उसी के तहत ये क्या है, हम लोग को देखने को मिला कि विजन के तरफ से एक ये क्विक रिवीजन मॉड्यूल आया है। इसका क्या नाम है, यूपीएससी क्विक रिवीजन मॉड्यूल। तो ये क्विक रिवीजन मॉड्यूल है, इसमें इन्वायरमेंट को कवर किया गया है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इससे देखेंगे कि इन्वायरमेंट का अपना कितना कवर होता है, क्या होता है, और एक क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा भी और आप लोग का भी। तो इसके लिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी को का जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह है वो पढ़ेंगे। फिर इकोसिस्टम क्या होता है उसको समझेंगे। फिर वेटलैंड और मैंग्रोव्स क्या है वो समझेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किधर किधर होता है, ये सब देखेंगे। और फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरह से खत्म हो रहा है तो उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, तो इसके लिए क्या क्या पॉलिसी सरकार बना रही है या फिर क्या क्या इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिया जा रहा है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, लैंड किस तरह से डिग्रेड हो रहा है, वाटर किस तरह से डिग्रेड हो रहा है, खत्म हो रहा है या फिर पॉल्यूट हो रहा है, वो उसके लिए क्या क्या मेजर्स हो सकता है और क्या क्या किया जा सकता है, ये सब इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। पॉल्यूशन कितना अपने को जकड़ चुका है, कितने अपने को पकड़ चुका है, तो ये देखेंगे अगले चैप्टर में। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जो है अपना है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ई वेस्ट हो गया, या फिर जो भी है वेस्ट है उसको किस तरह से मैनेज करेंगे ताकि वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके, ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करे। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके क्या रीजंस हैं और किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है इन फ्यूचर, तो ये देखेंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह ये इन सब चैप्टर से बनता है। कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, जो ये क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में देखेंगे कि क्या है। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है अपना उसको सस्टेनेबल रूप से किस तरह से बढ़ा सकते हैं। प्रोमिनेंट थ्रेटेंड स्पीसीज, जो अपने स्पीसीज हैं जो कि थ्रेटेंड है यानी क्या है कि खत्म हो रहे हैं या फिर खत्म होने के कगार पे हैं, तो वो कौन से स्पीसीज हैं और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रोमिनेंट प्रोटेक्टेड एरिया, जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करके और उसको डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं, जिम्मा लिए हैं, तो वो कौन से एरिया है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। इन सब चैप्टर के थ्रू ये हम लोग क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन होगा। किसका, अपना एक क्विक रिवीजन होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, जो कि एक अच्छा वेटेज अपने को देखने, जिसका अपना एक अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। लगभग 18 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन इससे क्या होता है कि डायरेक्टली आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और थोड़ा सा अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए, थोड़ा सा ये दिमाग लगाए तो वो बन भी सकता है। तो पहला चैप्टर अपना था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। पहला चैप्टर अपना क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो है उसको, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अपने को पहले चैप्टर में पढ़ना है। तो पहले क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, हम लोग देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी में क्या लिखा है, फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन जियोलॉजिस्ट, जो जर्मन के एक जियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा इसको, इसका क्या है कि पहला बार यूज में देखा गया था। इनका नाम था एरनस्ट हैकेल। इन 1869 में ये इस वर्ड, इस चीज का यूज किए थे। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे,
डॉग हो गया, यानी कि प्लांट स्पीसीज या फिर एनिमल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसके साथ जो इंटरेक्शन है, उस चीज का जो स्टडी है, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट एंड विच ईच अदर, ये इन्वायरमेंट का इसके साथ और इसका इसके साथ जो इंटरेक्शन है, उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थ एज हाउस होल्ड ऑफ प्लांट, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि अपने अर्थ पे क्या है, प्लांट देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग देखने को मिलता है, उसके बाद क्या है, एनिमल देखने को मिलता है, एनिमल देखने को मिलता है, ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब देखने को मिलता है। तो इसका जब हम क्या करते हैं कि अर्थ और इसके साथ क्या है, अर्थ, अर्थ यानी कि जो अपना पृथ्वी, उसके साथ इसका क्या है कि हाउस होल्ड, ये जितने भी प्लांट है या फिर स्पीसीज है, उसका ये क्या है, हाउस है, और इसके साथ जो उसका इंटरेक्शन है, उसको जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ये क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। आगे इकोसिस्टम क्या होता है, द टर्म वाइज तो हम लोग इकोलॉजी में क्या समझते हैं कि जो स्पीसीज है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है, उनका उनका जो है कि वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, या फिर वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर प्लांट हो या फिर एनिमल हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, तो उनका जो वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, और इसका जो स्टडी हम लोग करते हैं वो इकोलॉजी के अंदर आता है। तो इकोसिस्टम, इसके बाद दूसरा टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इट वॉज कॉइन्ड बाय ऑथर टैंसले। तो ये जो ऑथर थे, ये जो थे, इनके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था। इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन कनकरेंस विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। मतलब क्या है, इकोसिस्टम में क्या होता है कि कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, मतलब कि ये जो है कि एक लाइफ फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है, ये जो इंसान है वो क्या है, लिविंग है, ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग है। ये सब मिलके जो इंटरेक्शन करता है और एक इकोसिस्टम, एक सिस्टम को क्रिएट करता है, जैसे सन हो गया, प्लांट हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब मिलके जो एक इकोसिस्टम, एक सिस्टम को तैयार करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सिंपल भाषा में यही समझेंगे कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग जितने भी ये हैं स्पीसीज है, वो सब मिलके, स्पीसीज या फिर कंपोनेंट है, वो सब मिलके एक सिस्टम जो बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये बात हो गया। इकोलॉजी क्या है, इंटरेक्शन जो होता है उसके स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम क्या है कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो भी कंपोनेंट है वो साथ मिलके जो ये बनाते हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। उसके बाद तीसरा टर्म आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशन इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, thus it can be said one surrounding। मतलब क्या है, द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशन, कोई भी जो प्लांट है, स्पीसीज है, जो भी है, उसके आसपास का जो जितना भी कंडीशन है, उसका जो सम टोटल है, जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस द एंड अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो क्या करता है, एक तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है, अपने डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, किसी न किसी तरह से सकारात्मक या नकारात्मक रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे हम लोग के सराउंडिंग में जो भी चीज है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, जो भी है, तो पॉल्यूशन हो गया, तो ये सब मिलके क्या बनाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और इसमें क्या है, अदर रिलेटेड टर्म्स। अदर रिलेटेड टर्म्स क्या है, ऑर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी एंड जिया हाइपोथेसिस। ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विथ इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि ऑर्टिकोलॉजी क्या कहता है, ऑर्टिकोलॉजी में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो इंडिविजुअल स्पीसीज है वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज, जो इंडिविजुअल स्पीसीज है, उसका जो इंटरेक्शन है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, उसको जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। सिनिकोलॉजी क्या है, इज द स्टडी ऑफ प्लांट कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स एंड गिवन इकोसिस्टम। मतलब कि जो प्लांट कम्युनिटीज है उसका जो रिलेशनशिप होता है उसके हैबिटेट्स के साथ, मतलब कि वो जहाँ रहता है
उसके आसपास के साथ और वहाँ का इकोसिस्टम के साथ। तो ये जो स्टडी है ये सीन इकोलॉजी है। ये हाइपोथेसिस क्या है, रेफर्स टू एंड साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ये जो थे ये साइंटिस्ट थे, विच स्टेट्स दैट द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी। अर्थ क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी है with the sustenance of life dependent on the self-regulating interactions among organism and their और inorganic surroundings। मतलब इनके हिसाब से क्या ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी। अर्थ जो है अपना ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी है with the sustenance of life dependent on the self regulating interaction। जो इस पे लाइफ है वो क्या है कि सेल्फ रेगुलेटिंग मैटर है। सेल्फ रेगुलेटिंग किस तरह से कि वो खुद ब खुद रेगुलेट हो रहा है, सेल्फ रेगुलेटिंग। एंड इसमें क्या हो रहा है कि अपने को इंटरेक्शन देखने को मिलता है, इंटरेक्शन बिटवीन किसके, इंटरेक्शन देखने को मिलता है एमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म में क्या है कि एक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ बोला जाता है। तो आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, क्या है, तो ये था अभी तक हम लोग देखे कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, और ये जो ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी है ये क्या होता है, जी हाइपोथेसिस क्या है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। आगे क्या है, अगला टर्म है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इट इज अ जोन और अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। मतलब कि जो दो बायोम्स है, बायोम्स क्या होता है, दो अलग अलग जो ये है इकोसिस्टम है, या फिर जो, हाँ, दो अलग अलग इकोसिस्टम, जैसे ये वाटर इकोसिस्टम है और इधर क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब क्या है कि इधर फॉरेस्ट है और इधर क्या है सी है या रिवर है, ठीक है, सी है या रिवर है। इसमें क्या है अलग तरह का और क्या है अलग तरह का लाइफ देखने को मिलता है, जैसे कि फिश वगैरह, इधर क्या है लायन टाइगर वगैरह। तो ये अलग अलग चीज है। तो ये दो क्या है कि इकोसिस्टम है अलग अलग। तो इसमें क्या है तो जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया, मतलब ये दोनों जब वाटर और जो टेरेस्ट्रियल है इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच का जो जोन होगा, जंक्शन होगा, ये क्या है एक जोन है, एक जंक्शन बनेगा या फिर एक ट्रांजिशन एरिया बनेगा। तो ये जो ट्रांजिशन एरिया बन रहा है या फिर जो जोन बन रहा है, जो जंक्शन बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे, ठीक है। वेयर टू कम्युनिटीज मीट्स एंड इंटीग्रेट, यहाँ पे क्या है दो कम्युनिटी क्या करता है, मिलता है, यहाँ से कुछ कम्युनिटी इधर आता है, इधर से कुछ इधर जाता है, और दोनों मिलके क्या है कि एक यहाँ पे इकोसिस्टम बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। इकोटोन क्या है, सीधा सीधा सिंपल याद रखेंगे कि दो क्या है, दो जब ये दो इकोसिस्टम क्या है कि जब मिलता है तो दोनों मिलके क्या बनाता है कि दोनों एक इकोटोन क्रिएट करता है, ठीक है। एग्जांपल में देखेंगे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो भी है वो एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, बिटवीन मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। मतलब क्या है, बिटवीन मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल, मेराइन इकोसिस्टम, ये मेराइन जो है वो एक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल जो है वो दूसरा इकोसिस्टम है, और दोनों के बीच जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो क्या है कि एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है। आगे क्या देखते हैं, ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। एक तो डेजर्ट इकोसिस्टम है, दूसरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और इस दोनों के बीच में क्या है कि ग्रासलैंड बनता है, ठीक है, ग्रासलैंड बनता है। तो ये ग्रासलैंड जो होगा वो क्या होगा, एक इकोटोन हो जाएगा। तो हम लोग ये देखने को मिलता है। आगे क्या देखते हैं कि हम लोग सिंपली इकोटोन समझ लिए कि जब दो क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। इकोसिस्टम क्या होता है कि सम टोटल ऑफ सराउंडिंग, मतलब कि जो आपके सराउंडिंग, अभी हम लोग इकोसिस्टम यहाँ पे समझे थे, क्या समझे थे, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ। क्या है, कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन concurrence with non-living compounds interacting with each other। मतलब कि जब लिविंग कंपाउंड नॉन लिविंग कंपाउंड जो है कि एक एरिया, मतलब कि कोई भी एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर जो लिविंग कंपाउंड है, नॉन लिविंग कंपाउंड है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, मतलब शेर है, फिर इधर कुत्ता है, फिर उधर पेड़ है, सूखा हुआ जंगल जो भी है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये सब मिलके एक सिस्टम क्रिएट करता है। क्या बनाता है, सिस्टम बनाता है। तो एक सिस्टम जो क्रिएट करता है इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। और दो जब इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसके बीच का जो ये
बन रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। तो सिंपल है, हम लोग ये भी टर्म समझ चुके हैं। आगे क्या है, इट इज इकोलाइन क्या है, इकोक्लाइन क्या है, इट इज अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज फ्रॉम इकोसिस्टम टू अनदर, from one ecosystem to another when there is no sharp boundary between two in terms of a species composition। मतलब क्या कहता है, it is a zone of gradual but continuous change। इकोलाइन क्या है कि यह एक जोन है जो ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस चेंज को रिप्रेजेंट करता है, फ्रॉम द इकोसिस्टम टू वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो वाटर वाला इकोसिस्टम है और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके बीच का। एंड देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन टू इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन। और ये दोनों के बीच में क्या होगा, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है। इट अकर्स अक्रॉस द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट gradual change in abiotic factors such as altitude, temperature, salinity and depth। मतलब क्या है कि across the ecosystem environment क्या देखने को मिलता है, it occurs across the environmental gradient gradual change in biotic factors। तो ये बात होता है। आगे क्या देखते हैं, एज इफेक्ट या एज स्पीसीज क्या है। एज स्पीसीज क्या होता है, एज इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन population or community structure that occurs in the boundary of two habitats या इकोटोन। मतलब दो इकोटोन है या फिर दो हैबिटेट है, उसके बीच का क्या है कि चेंज इन पॉपुलेशन, उसके बीच के पॉपुलेशन में जो चेंज होता है या फिर उसके कम्युनिटी के जो स्ट्रक्चर है उसके बीच का जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, एज इफेक्ट कहते हैं। वेयर समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द population density of some of species in the ecotone is much greater than either community। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होता है कि वहां पे क्या सम ऑफ स्पीसीज इन द इकोटोन मच ग्रेटर देन आइदर कम्युनिटी, मतलब कि कम बेसी होते रहता है। इधर क्या है, द ऑर्गेनिज्म विच अकर्स प्राइमरीली और मोस्ट एबंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज स्पीसीज। मतलब कि जो प्राणी वहां पे, जो ऑर्गेनिज्म क्या है कि अकर्स प्राइमरली और मोस्ट अबंडेंटली, अबंडेंटली होता है या फिर प्राइमरली पाया जाता है, इसको हम लोग एज स्पीसीज कहते हैं। आगे क्या है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। नीश रेफर्स टू यूनिक फंक्शन या रोल एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज। मतलब क्या है, यूनिक फंक्शन या फिर रोल या फिर जो पोजीशन ऑफ स्पीसीज है, मतलब कि कोई भी स्पीसीज है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई भी स्पीसीज है, उसका क्या है कि एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है। यूनिक फंक्शनल रोल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीश कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट और इकोसिस्टम, इन इट्स हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। जो हैबिटेट है उसका रहने का जो एरिया है हैबिटेट, या फिर जो इकोसिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर या फिर जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है, उसमें उसका क्या होता है, कुछ नीश होता है, कुछ क्या होता है, यूनिक फंक्शन होता है। ठीक है, यूनिक फंक्शन होता है कुछ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीश कहते हैं। ठीक है, ये नीश से बाहर जाएगा फिर इसको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। हैबिटेट नीश क्या होता है, वेयर इट लिव्स। मतलब अगर हम लोग बात करें कि हैबिटेट नीश का, हैबिटेट नीश क्या होता है, तो हैबिटेट नीश का अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, वेयर इट लिव्स मतलब कि वो जहां रह रहा है। ठीक है, जो वो जहां रह रहा है, जैसे कि कोई भी, ये जैसे मछली हो गया, तो मछली का जो हैबिटेट नीश है वो क्या है कि वाटर है, वो वाटर के अंदर ही रह सकता है, वाटर से बाहर वो नहीं जा सकता, फिर जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, तो दैट इज कॉल्ड नीश। फूड नीश क्या होता है, व्हाट इज ईट और डिकम्पोजेज व्हाट स्पीसीज ईट एंड व्हाट स्पीसीज ईट कंप्लीट्स विथ। मतलब कि फूड नीश का अगर हम बात करें तो जैसे ये हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो उसका फूड नीश क्या है, उसका फूड नीश है मांस खाना, तो वो मीट ही खाएगा, तो वो दैट इज फूड नीश। वो घास तो नहीं खा सकता है, तो वो उसका फूड नीश होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव नीश क्या होता है। रिप्रोडक्टिव नीश क्या होता है, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, मतलब कि वो कब और किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव नीश। फिजिकल एंड केमिकल रिस्क क्या होता है, नीश क्या होता है, टेम्परेचर, लैंड, शेप, स्लोप, ह्यूमिडिटी,
मतलब कि वहाँ का जो लैंड का शेप क्या है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का लैंड स्लोप क्या है, ढलान है, ये पहाड़ी है, क्या है, ह्यूमिडिटी एंड अनदर रिक्वायरमेंट, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो किस तरह का है, और भी सारा अदर रिक्वायरमेंट होता है जो कि क्या कह सकते हैं फिजिकल केमिकल नीड्स के अंदर आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो नीड्स कुछ नहीं बल्कि क्या है कि एक कंफर्ट जोन है जिसके अंदर वो क्या करता है कि वो खाना खाता है, रहता है। तो ये क्या है, नीश होता है। नीश क्या है, ये एक यूनिक फंक्शन है या फिर यूनिक रोल है एंड पोजीशन ऑफ स्पीसीज, जो कि जो स्पीसीज है उस पोजीशन को पकड़ के ही वहां पे ही क्या है, उस एरिया में ही क्या है कि वो सरवाइव कर सकता है। तो इसको हम लोग नीश कहते हैं। और नीश क्या होता है कि वेयर इट लिव्स, वो जहाँ रह रहा है, वो फूड नीश हो गया, हैबिटेट नीश हो गया, वहाँ का रिप्रोडक्टिव नीश हो गया, फिजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट का जो नीश है वो हो सकता है। इफ वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द नीश रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीसीज। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास लायन है तो लायन को अगर हमें बचाना है, इसको अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं लाइन को, या फिर लाइन के नंबर ऑफ लाइन जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि उसका जो नीश है उसको, उसके नीश को समझना होगा, और नीश को समझ के वो उसका जो रिक्वायरमेंट जो भी है उसको फुलफिल करना होगा। और जब हम उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, उसके नीड्स को समझने का कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो लायंस है वो क्या है कि धीरे धीरे इनकरेज करेगा और धीरे धीरे अच्छे तरीके से वहां पे सस्टेन कर पाएगा, बच पाएगा। उसके बाद अगला टर्म है बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, द मैक्सिमम रेट एट विच अ population can increases when resources are ultimate अल्टीमेटेड एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर आइडियल। मतलब क्या कहता है बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ये क्या, द मैक्सिमम रेट एट विच पॉपुलेशन कैन इंक्रीज। मतलब कि जब हम लोग क्या कहते हैं कि नीश का भी हम लोग जो बात किए, वो जब हम एक गुड नीश देंगे, अच्छा नीश देंगे, तो क्या होगा कि स्पीसीज जो भी है, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, जो भी स्पीसीज है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक बायोटिक पोटेंशियल नाम का चीज देखने को मिलता है। उसके अंदर हम लोग क्या पाते हैं कि बायोटिक पोटेंशियल क्या है कि मैक्सिमम रेट एट विच पॉपुलेशन कैन इंक्रीज। यहाँ पे यह क्या कर सकता है कि अपना पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। यहाँ से पॉपुलेशन को यह क्या कर सकता है, अपना इंक्रीज कर सकता है। क्यों इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो कंडीशन चाहिए टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, तो वो फुलफिल हो रहा होता है। व्हेन रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन आर आइडियल, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है, यानी कि मैक्सिमम रिसोर्स है। प्लस में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत ही आइडियल है मतलब कि उसके हिसाब से फेवरेबल है। तो फेवरेबल है, उसके बाद क्या है कि यह एक बायोटिक पोटेंशियल का बात करेगा और अपना जो मैक्सिमम आउटपुट है वो निकाल के देगा। जैसे अपने पास यूपीएससी का तैयारी करने के लिए अपने पास अगर पूरा सारा संसाधन हो, मेंटोर हो, एक कोचिंग हो, एक क्लासेस हो, मेंटोर हो, प्लस क्लासेस हो, साथ में नोट्स हो, टेस्ट हो, सब चीज हो, मतलब कि जो भी नीश है एक एग्जाम की तैयारी के लिए, तो हम लोग क्या है कि मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल नहीं, मतलब कि मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के दे सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे ये होता है बायोटिक पोटेंशियल के अंदर। ईच स्पीसीज विल हैव डिफरेंट बायोटिक पोटेंशियल। हर एक स्पीसीज का क्या है कि डिफरेंट बायोटिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू वेरिएशंस इन स्पीसीज में अलग अलग वेरिएशन होने के कारण अलग अलग स्पीसीज का बायोटिक पोटेंशियल अलग होता है। जैसे हर एक स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होने के कारण अलग अलग ये होता है, मतलब कि नीश अलग अलग रिजल्ट होता है। उसी तरह से जो स्पीसीज है उनमें डिफरेंट बायोटिक पोटेंशियल होने के कारण वेरिएशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव स्पैन जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि काऊ वगैरह का 9 मंथ हो गया, अब एलिफेंट है तो वो उसका ज्यादा दिन होगा, 27 मंथ या फिर कितना दिन होता है एग्जैक्टली नहीं पता। तो ये इस तरह से रिप्रोडक्टिव स्पैन जो है वो चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन भी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे कि बकरी हो गया, गोट हो गया, वो क्या करेगा कि साल में 3-4 बार कर देगा ये रिप्रोडक्शन वगैरह। तो और लेकिन कुछ जो प्लांट है, स्पीसीज है, जिनका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्रोडक्शन वो कम होता है, ज्यादा होता है।
लेटर साइज, सर्वाइवल रेट, उनका सर्वाइवल रेट भी उसी पे डिपेंड करता है, बायोटिक पोटेंशियल पे कितना साइज है उनका, वो उसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगला टर्म क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, फॉर अ गिवन रीजन कैरिंग कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि अभी क्या बात की है, अभी तो हम आपको नीश दे दिए कि आपको एकदम सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, आपको जितना जो करना है, खाना पीना सब चीज मिल गया, टेस्ट वगैरह सब है, उसमें आपको क्या है, मैक्सिमम रिजल्ट देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नीश हो गया। नीश के बाद क्या हो गया, नीश के बाद हम लोग देखें बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल के बाद बात होता है कैरिंग कैपेसिटी, आप आगे कैरी कितना कर पाते हैं। फॉर अ गिवन रीजन कैरिंग कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल also of given species that area reproduces can sustain indefinitely without significantly depleting or degrading those resources। मतलब कि उस एरिया के रिसोर्स का यूज करके आप कितना से कितना स्पीसीज को मैक्सिमम कैरी आउट कर पाते हैं, दैट इज जो भी होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग समझते हैं थ्री डिफरेंट टाइप्स, थ्री, ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन बायोम एंड इकोसिस्टम। जो ये बायोम है और इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बायोम क्या है, डिफिनीशन इसका देखेंगे तो हम लोग क्या समझते हैं, रीजन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड। मतलब जो बायोम है उसके अंदर रीजन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल इज डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड। क्लाइमेट जो है और लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड आपको पता ही होगा, क्लाइमेट पता ही होगा ज्योग्राफी के हिसाब से, तो उस क्लाइमेट और लैटिट्यूड के हिसाब से क्या होता है, रीजन ऑफ वेजिटेशन हम लोग बायोम के अंदर डिफाइन करते हैं। लेकिन इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्शन एमोंग ऑर्गेनिज्म इन सेट एरिया। मतलब क्या है, ये कोई भी सेट एरिया है, इसके अंदर जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, इसको इकोसिस्टम बोल देते हैं। लैटिट्यूड क्या है, बायोम्स आर स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस बाय लैटिट्यूड। मतलब क्या है कि सिंपली अगर देखने का कोशिश करें तो बायोम इज अ लार्जर पिक्चर, और जो इकोसिस्टम है वो एक छोटा सिस्टम का बात हो रहा है। एक मतलब कि जैसे एक बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर जो छोटा सेट है, दैट इज, इसको हम लोग इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ये क्या है, बायोम हो सकता है। तो लैटिट्यूड, बायोम आर स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस बाय लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के हिसाब से बायोम डिसाइड होता है, लेकिन इकोसिस्टम आर नॉट स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड। ठीक है, क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट है बायोम के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर। तो क्लाइमेट क्या है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। मतलब क्या है, क्लाइमेट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, जो बायोम है वो क्या है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेट चेंज वगैरह से, नॉट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर और रेनफॉल एंड टेम्परेचर। ये जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर ये टेम्परेचर और जो भी रेनफॉल वगैरह है उसका उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल साइज क्या है, वेरी लार्ज कवरिंग वास्ट डिस्टेंस। ज्योग्राफिकल साइज जो है वो बहुत बड़ा, बहुत लार्ज है और वास्ट डिस्टेंस को कवर करता है, किसका, बायोम का। लेकिन जो इकोसिस्टम है वो स्मॉल है, छोटा है, नॉट कवरिंग वास्ट डिस्टेंस। ये क्या है, वास्ट डिस्टेंस को कवर नहीं करता है। तो ये चीज अपने को देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं एनिमल लाइफ के हिसाब से अगर देखने को मिले, डू नॉट ऑल नेसेसरी इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मतलब ये इतना बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो एनिमल है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे। लेकिन ऑलवेज यहाँ इकोसिस्टम के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है, ये छोटा जगह है और यहाँ पे डिफिनेशन के अंदर देखते ही है कि क्या है कि यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होता है। तो ईच अदर एंड ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड वेव, जो फूड वेव है उसका जो ट्रॉफिक लेवल है, फूड वेव वगैरह हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि फूड वेव क्या होता है, किस तरह से एक जो स्पीसीज है अपना फूड का जो नीश है वो किस तरह से पूरा करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है कि लार्जली कनेक्टेड होता है। क्यों कनेक्टेड होता है, अपने फूड के लिए अपने ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से कनेक्टेड होता है। बायोम का जो ये है अपना, अगर हम एग्जांपल देखने को कोशिश करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, सवन्ना हो गया, टुंड्रा टाइगा, ये सब क्या है, बायोम का एग्जांपल है। कोरल लीफ इकोसिस्टम, गल्फ ऑफ मैक्सिको
इकोसिस्टम, ये सब क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो लार्जली हम लोग क्या देखते हैं कि बायोम जो है वो एक लार्जर पिक्चर है, लैटिट्यूड के हिसाब से डिसाइड होता है, क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होता है, इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता है, इंटरेक्शन लेस होता है, क्लाइमेट के हिसाब से डिसाइड होता है, ये सब हम लोग देखते हैं। लेकिन जो इकोसिस्टम है वो एक थोड़ा छोटा पिक्चर है। तो यही था अपना। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आता है। एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब कि नॉन बायोलॉजिकल, क्या है, नॉन बायोलॉजिकल मतलब जिसके अंदर बायोलॉजी की बात नहीं होती। बायोटिकल मतलब कि जिसके अंदर जान प्राण है, और बायोलॉजिकल है दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब क्या हुआ, वर्षा, गर्मी, बरसात, जो भी है क्लाइमेटिक फैक्टर। उसका रेन हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर, ये सब क्या है कि ये बायोटिक के अंदर आएगा। क्या है, इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, मतलब ए बायोटिक के अंदर ये सब आता है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या है, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया, ये सब क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। अपने को ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटनरी कंज्यूमर। तो ये सब अपने को क्या है यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट के, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।